हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि फोटोसिंथेसिस की बात करी थी। हमने देखा था कि प्लांट कैसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, यानी कि वो अपना फूड खुद सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, उनको फूड के लिए, एनर्जी के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होना पड़ता है। वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने पढ़ा था ये तीन टाइप के होते हैं, सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक और पैरासाइटिक। हम इसके बारे में क्विक रिवीजन करेंगे। बच्चों, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने देखा था कि ऑर्गेनिज्म किसी डेड या डिकेइंग मैटर से अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं। जैसे कि मान लो ये आपका एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये एक ब्रेड है, जो कि ब्रेड क्या हो गया है कि डिके हो रहा है, ये डिकेइंग ब्रेड है, ठीक है, ये आपका एक डिकेइंग ब्रेड है। इससे इस ऑर्गेनिज्म को अपना फूड मॉलिक्यूल ऑब्टेन करता है। तो एनसीईआरटी बोलती है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करता है कि अपना डाइजेस्टिव एंजाइम इस डिकेइंग मैटर पे डालता है और इस डिकेइंग ब्रेड का, डिकेइंग मैटर का क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। यानी कि जो यहां पे ब्रेक डाउन हो रहा है वो हो रहा है आउटसाइड ऑफ द बॉडी। एनसीईआरटी क्लियरली बोलती है कि ऑर्गेनिज्म जो फूड का ब्रेकडाउन कर रहे हो आउटसाइड ऑफ द बॉडी कर रहे हैं। फिर इस फूड का ब्रेकडाउन हो गया, फिर इसका ऑब्जर्व फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो डाइजेशन हो रहा है वो हो रहा है सेल के बाहर, यानी कि सेल के बाहर ही डाइजेस्टिव एंजाइम जा रहे हैं, उस फूड मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर रहे हैं और ब्रेक डाउन करके उसे वापस एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इससे एग्जाम्पल हमने पढ़ा था फंगाई, फिर हमने पढ़ा था ब्रेड मोल्ड, हमने पढ़ा था इसका और एग्जाम्पल लाइक की ईस्ट। ये सब एग्जांपल्स है आपके सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। एक होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम जो ह्यूमन बॉडी है या हमारे आसपास जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लाइक डॉग हो गया, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, गोट हो गया, ये सब करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बच्चों अब समझेंगे हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि अब एक सेल है, इसको क्या चाहिए, फूड। ये अपना फूड खुद सिंथेसिस नहीं कर सकता, इसीलिए तो ये हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, तो इसको अपना फूड ऑब्टेन करना है। तो ये क्या कर रहा है, मान लो कि ये कोई फूड है, इस फूड को इस सेल को चाहिए, तो ये क्या करता है, ये इस पूरे फूड को इंजेस्ट करता है, यानी कि बाहर के फूड को इनसाइड लेता है, जिसे कहते हैं हम लोग इंजेशन। तो ये अंदर आ गया, फूड अंदर आ गया। अब ये ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये क्या करेगा, इस फूड का ब्रेक डाउन करेगा, इसे तोड़ेगा, सिंपल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ेगा। यानी कि फूड सेल के अंदर आया और सेल के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है, और फिर इससे क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म अपना एनर्जी लेगा, जिससे ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा। इस प्रोसेस में क्या होगा, वेस्ट मटेरियल भी बनते हैं। इस वेस्ट मटेरियल को ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फिर बाद में बाहर भी निकाल देता है, एलिमिनेट कर देता है। ये अंदर आया फूड, इसे बोलेंगे इंजेशन, बाहर गया इसे बोलेंगे ईजेशन। तो ये आपका है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बेसिक डिफरेंस आप लोग समझिए बच्चों। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो डाइजेस्टिव एंजाइम था वो सेल के बाहर जाके काम करते थे, जबकि होलोजोइक में जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो हमारे सेल के अंदर ही काम कर रहे हैं। फूड का जो ब्रेकडाउन हो रहा है, जो कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा जा रहा है फूड को, वो सेल के अंदर ही हो रहा है। इस टाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं बच्चों होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मान लो आपकी ये एक सेल है, इस सेल को क्या चाहिए, फूड चाहिए। फूड खुद से सिंथेसिस नहीं कर पाता है, इसलिए इसे दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। मान लो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसपे इस फूड को जिसपे इस ऑर्गेनिज्म को डिपेंड होना है। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इस दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके स्टे करने लगता है। ये ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके स्टे करने लगा, तो ये ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर स्टे कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं होस्ट। ठीक है बच्चों, ये अपना फूड खुद से नहीं बना सकता है, तो ये अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के जाके अंदर जाके स्टे करने लगा और इस ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेने लगेगा। ठीक है बच्चों, यानी कि होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेने लगा। एक खास बात ये है कि ये ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जाके रहता है उस ऑर्गेनिज्म को ये किल नहीं करता है। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म जाके दूसरे ऑर्गेनिज्म का रह गया, उससे न्यूट्रिशन अपना ले लिया विदाउट किलिंग दैट ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जांपल हमने पढ़ा था कि जैसे कि लीच हो गए, टेपवर्म हो गए, ये सब किस में आते हैं, ये सब आपके आते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में।
अब बच्चों जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिसेल्यूलर, एक होता है मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एक सेल के बने होंगे, मल्टीसेल्यूलर बने होंगे बहुत सारे सेल्स के। जब हमारा इवोल्यूशन हुआ, जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो भी एब्जॉर्प्शन, जो भी डाइजेशन होता है वो एक सेल के थ्रू ही हो जाता है। यानी कि एक यूनिसेल्यूलर का ये एक सेल है, तो जो भी डाइजेशन होगा वो एक सेल ही कर लेगा, वो एक सेल ही फूड को लेगा, फूड को डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करके निकाल देगा। यानी कि इसका जो सरफेस है, ये सेल का जो सरफेस है, ये सरफेस ही पूरा डाइजेशन के में हेल्प कर देगा। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, यानी कि जैसे कि हम मल्टी सेलुलर है, अमीबा एक यूनिसेलुलर है, तो यूनिसेलुलर में जो ऑर्गेनिज्म यानी कि अमीबा में जो डाइजेशन होता है वो पूरा सेल सरफेस के थ्रू ही हो जाता है। लेकिन हमारे बॉडी में एक सेल ही पूरा डाइजेशन नहीं कर पाता है, इसके लिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम है जिसे हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है बच्चों, आप समझ पा रहे हो, ये एक सेल करता था पहले यूनिसेलुलर में, अब कर रहा है एक सिस्टम। यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने के साथ साथ सेल डेवलप हो गया ऑर्गन सिस्टम में। ऑब्वियस सी बात है, सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से तुम्हारा ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा। लेकिन हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेशन होता है वो एक कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है, ना कि एक यूनिसेलुलर की तरह, एक सेल की तरह होता है। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि कैसे एक यूनिसेलुलर में डाइजेशन होता है, यानी कि हम न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम की बात करेंगे। बच्चों हमने देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो डाइजेशन होता है वो सेल सरफेस के थ्रू ही हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरफ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड होकर वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसलिए डाइजेशन के लिए भी डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हो जाता है। जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में हमारा जो डाइजेशन है वो एक सेल सरफेस के थ्रू नहीं हो पाता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, तो वहां पे जो डाइजेशन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है। तो बच्चों अभी हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट इज अमीबा। अमीबा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों जो अमीबा होता है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है यानी कि हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही इस ऑर्गेनिज्म को हम लोग देख पाएंगे, नेक्ड आई से हम लोग नहीं देख सकते हैं। जो अमीबा होता है उसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो अपना शेप चेंज कर सकता है, यानी कि इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमीबा जो होता है वो मेनली मिलता है लेक्स में, पॉन्ड्स में, रुके हुए रिवर्स यानी कि स्टेगनेंस रिवर में मिलता है। बच्चों न्यूट्रिशन इन अमीबा जो होता है वो होलोजोइक होता है। हमने बताया था आपको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ऑर्गेनिज्म फूड को बाहर से अंदर लेगा, इंजेस्ट करेगा, फिर अपने बॉडी के अंदर डाइजेशन करेगा, फिर उसे इजेशन करेगा। मैंने बोला अमीबा में होलोजोइक होता है, यानी ये जो सारी जो इंजेशन, डाइजेशन और इजेशन वाली स्टेप है ये सारे अमीबा में देखने को मिलेगी। तो अब हम देखते हैं, अब हम देखेंगे कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। इसको समझने के लिए हम डायग्राम का हेल्प लेंगे। बच्चों ये आपका अमीबा हो गया। मैंने बोला कि अमीबा का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, तो आप देख सकते हैं अमीबा का जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल हो, यानी कि उसका कोई डिफरेंट शेप नहीं है। अमीबा एक यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल है तो इसके पास क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो ये अमीबा का क्या हुआ बच्चों, ये अमीबा का न्यूक्लियस हो गया। ठीक है बच्चों, ये अमीबा के पास हो गया इसका लाइसोसोम। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों कोई भी अमीबा के पास कोई फूड पार्टिकल आया, ये एक फूड पार्टिकल है, समझो ये अमीबा का फूड पार्टिकल है, ये अमीबा के पास आया तो अमीबा क्या करता है कि अमीबा अपने सेल मेम्ब्रेन को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक्सटेंशन बना लेता है। सेल मेम्ब्रेन का क्या है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल है तो क्या कर सकता है, अपने अनुसार, अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको मूव करा सकता है, प्रोजेक्शन निकाल सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, जब फूड पार्टिकल अमीबा को अप्रोच करा तो अमीबा के पास ये कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ गए, इसको हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, सूडो यानी कि फॉल्स, कहीं भी बायोलॉजी में अगर सूडो आ जाए उसका मतलब है कि फॉल्स। पोडिया यानी कि लेग्स, यानी कि ये अमीबा के फॉल्स लेग्स हैं, यानी कि लेग्स जैसे ये दिखते हैं लेकिन ये एक्चुअली में लेग्स होते नहीं है। तो अमीबा ने अपने सेल मेम्ब्रेन को क्या क्या एक्सटेंड कर लिया, एक्सटेंड करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लिया, जिसके अंदर क्या आ गया, फूड पार्टिकल आ गया। यानी कि अब ये फूड पार्टिकल को इनगल्फ करेगा अपने सेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखिएगा बच्चों कि ये जो अमीबा है, ये अमीबा ये फूड पार्टिकल को अंदर इनगल्फ कर लिया, यानी कि फूड अंदर आ गया। तो अमीबा का फूड अंदर आ गया, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंजेशन। अंदर आया, इन हो गया, यानी कि इंजेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, ये क्या है, लाइसोसोम है अमीबा का। तो लाइसोसोम में क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होगा। तो आप देखिएगा ये जो लाइसोसोम है ये फूड पार्टिकल के पास जाएगा,
फूड पार्टिकल से जाके अटैच हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये दोनों अटैच हो जाएंगे एक दूसरे में। अब आप यहां पे देखिए कि ये है आपका फूड वैक्यूल बन जाता, फूड वैक्यूल है, ये आपका फूड वैक्यूल है, ठीक है बच्चों। और फूड वैक्यूल के अंदर क्या है, फूड है। फूड वैक्यूल के अंदर आपका क्या है, फूड है। तो फूड वैक्यूल के अंदर फूड है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फैगोसोम। फैगोसोम। अमीबा है, अमीबा के पास फूड आया, अमीबा ने क्या किया, सूडोपोडिया बनाया, सूडोपोडिया बना के अमीबा ने फूड को इनगल्फ कर लिया, यानी कि इंजेक्शन हो गया और एक फूड वैक्यूल बन गया। फूड वैक्यूल के अंदर क्या है, फूड है। तो फूड प्लस फूड वैक्यूल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैगोसोम। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लाइसोसोम है, लाइसोसोम जाएगा और फैगोसोम के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया फैगोसोम, ये हो गया लाइसोसोम, इन दोनों को कंबाइन मिलाकर हम लोग बोलते हैं फैगोलाइसोसोम। फैगोलाइसोसोम यानी कि फैगोसोम प्लस लाइसोसोम, इसको हम लोग बोलते हैं फैगोलाइसोसोम। अभी लाइसोसोम में क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो ये अपना क्या करेगा कि एंजाइम्स को फूड पार्टिकल्स पर डालेगा और डाल के इसका डाइजेशन करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे डाइजेशन हो गया। डाइजेशन यानी कि जो बड़ा फूड पार्टिकल था वो छोटे छोटे डिफरेंट फूड पार्टिकल्स में टूट चुके हैं, ठीक है बच्चों। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डाइजेशन। अब ये क्या हुआ, फूड पार्टिकल का डाइजेशन हो गया। तो अभी अमीबा क्या करेगा, अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में इसको क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन होगा। इस एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन, एसिमिलेशन यानी कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इस जो डाइजेस्टेड फूड है उसका ये यूज करेंगे। अब अमीबा ने यूज कर लिया, यूज करके अमीबा के पास क्या होगा, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल भी होंगे, उसे अमीबा क्या करेगा, अमीबा अपने सेल से बाहर निकाल देगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इजेशन। मतलब हमने देखा कि यहाँ पे फूड पार्टिकल इनगल्फमेंट हुआ विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। फिर इसका क्या हुआ कि लाइसोसोम और फैगोसोम दोनों कंबाइन हो गए, इसे बोलते हैं फैगोलाइसोसोम। और फिर यहाँ पे डाइजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, फिर ये फूड पार्टिकल का यानी कि डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल का एब्जॉर्प्शन हुआ, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ अमीबा के पास गया, उसका यूज हुआ। यूज होने के प्रोसेस में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी बना, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल दिया गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इजेशन। तो ये आपका था न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी अमीबा इस प्रोसेस के थ्रू अपना न्यूट्रिशन लेता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक होता है। मैंने बताया था होलोजोइक में एक सेल होगा, सेल क्या करेगा, बाहर से फूड पार्टिकल को अंदर लेगा, अंदर ही उसको डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करके निकाल देगा। तो आप देखें यहाँ पे फूड पार्टिकल को बाहर से अंदर ले रहा है विद हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, अंदर ही अंदर डाइजेशन हो रहा है, फिर यहाँ पे इजेशन यानी कि बाहर निकल जा रहा है। इस तरह से हम बोल सकते हैं अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इस तरह से देखा हमने बच्चों की अमीबा में जो भी न्यूट्रिशन हो रहा था वो एक सिंगल सेल की हेल्प से हो रहा था, ठीक है बच्चों। वो सिंगल सेल ही एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो कि इंजेशन का भी काम कर रहा था, डाइजेशन का भी काम कर रहा था, एब्जॉर्प्शन का भी काम कर रहा था और इजेशन का भी काम कर रहा था। इंजेशन वाले प्रोसेस में क्या होता था बच्चों, इंजेशन वाले प्रोसेस में फूड पार्टिकल आया अमीबा के पास, अमीबा बताया अच्छा आप आ गए, आपका दीदार हो गया। तो फिर क्या करता है अमीबा कहता है कि तुम्हारा उपाय करते हैं। वो क्या करता है कि अपना सूडोपोडिया बना लेता है, यानी कि फ्लेक्सिबल एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है और फूड को इंगल्फ कर लेता है। तो अमीबा क्या बोलता है कि धीरे धीरे सूडोपोडिया को बनाना है, फूड को इनगल्फ कर जाना है, दैट इज इंजेशन, ठीक है बच्चों। यानी कि इंजेशन में सूडोपोडिया के हेल्प से अमीबा ने फूड पार्टिकल को अंदर ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि वो चला गया सेल के अंदर। तो फिर लाइसोसोम बोलता है अच्छा तुम मेरे घर में आ गया और हमको बताया नहीं, रुको रुको तुम्हारा उपाय करते हैं। ये आया फूड पार्टिकल, लाइसोसोम क्या करता है, जाता है, कहता है दुम, अटैक करेगा, अटैक करके इसको काट पीट के छोटा छोटा टुकड़ा में डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी कि लाइसोसोम ने डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ा और डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ के इसको बड़े सब्सटेंस को छोटे सब्सटेंस यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेशन। फूड पार्टिकल आया, सूडोपोडिया से इंगल्फ किया, लाइसोसोम गया, इसको क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय इन द सेंस यानी कि कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज डाइजेशन। अब सिंपल हो गया तो बोलता है अमीबा कि अच्छा सिंपल हो गया ना, अब हम तुम्हारा उपाय करते हैं। तुम आया था मेरे पास लेकिन हम तुमको अपने सेल के चारों तरफ फेंक देंगे। फेंक के क्या करता है कि एब्जॉर्प्शन, सेल के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में वो चला गया डाइजेस्टेड फूड, उसे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। फिर अमीबा बोलता है कि चलो अब तुम्हारा काम कर दिए, तुम्हारा उपाय हो गया, अब तुमको सेल के बाहर हम लात मार के निकाल देंगे। तो लात मार के जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको निकाल देता है, उसको हम लोग बोलते हैं इजेशन। इस तरह से अमीबा जो न्यूट्रिशन होता है वो इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन और फिर इजेशन। बच्चों आपको ये एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखी है, डायग्राम को विथ लेवल आपको बहुत अच्छे तरह से एग्जाम में ड्रॉ भी करने हैं।
बच्चों आपके एनसीईआरटी में एक और ऑर्गेनिज्म यानी कि पैरामीशियम के बारे में दे रखा है, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम पैरामीशियम में जो न्यूट्रिशन होता है उसको भी हम समझें। बच्चों जो पैरामीशियम होता है वो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है लाइक अमीबा, लेकिन अमीबा का जो शेप होता है वो इनडिफिनिट होता है, जबकि पैरामीशियम का शेप डिफिनिट होता है। पैरामीशियम का शेप डिफिनिट क्यों होता है इस चीज को भी हम समझेंगे। आप समझिए कि जो पैरामीशियम है वो भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो भी माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है, नेकेड आई से हम उसे नहीं देख सकते हैं। जो पैरामीशियम होता है वो होता है इलोंगेटेड यानी कि लंबा। आप ये स्ट्रक्चर देखिए थोड़ा आपको लंबा दिखाई दे रहा है, इसलिए पैरामीशियम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है। ठीक है बच्चों, और पैरामीशियम जो होता है वो स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। स्लीपर यानी कि चप्पल से कुछ याद आया? चप्पल जो बचपन में मम्मी हमको मारती थी जब हम क्या करते थे, बदमाशियां शरारतें किया करते तो हम लोग को ये चप्पल मिलता है। आजकल आप बड़े हो गए तो मे भी आपकी गर्लफ्रेंड या कोई लड़की भी मार सकती है। तो आप समझ लीजिए कि पैरामीशियम का स्ट्रक्चर होता है स्लीपर। आप देखिए स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो इसका एंटीरियर पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, ये मेनली क्या होता है, सर्कुलर होता है, और जो नीचे वाला पोस्टीरियर पार्ट है ये क्या होता है, थोड़ा कोनिकल होता है। ये सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड है, यूनिसेलुलर है, इसका जो शेप है वो डिफिनिट है। ठीक है, अब देखिए ये आपका पैरामीशियम का एक कवरिंग है बाहर, जिसको हम लोग बोलते हैं पेलिकल। ये पेलिकल क्या होता है, जिलेटेनियस सब्सटेंस होता है, जिलेटिन से मिलकर बना होता है। यही पेलिकल जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपका शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि यही जो पेलिकल है वो पैरामीशियम को एक डिफिनिट शेप देता है। तो पैरामीशियम के कवरिंग को बोलते हैं हम लोग पेलिकल, जो एक डिफिनिट शेप में हेल्प करता है। और इस पेलिकल के बाद आप देख रहे होंगे बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं सीलिया, CILIA, सीलिया। ये सीलिया क्या करता है कि जब भी कोई फूड पार्टिकल आएगा, ये कोई फूड पार्टिकल आएगा इस सिलिया के पास, तो फूड पार्ट ये क्या करेगा, सिलिया मूवमेंट करेगा और मूवमेंट करके इसे अंदर डालेगा। आपकी एनसीईआरटी एक बहुत अच्छी वर्ड यूज करती है, वो बोलती है कि पैरामीशियम जो होता है अपना न्यूट्रिशन एक स्पेसिफिक स्पॉट से, स्पेसिफिक साइट से लेता है। आप देखिए पैरामीशियम में जो फूड इंगलमेंट का स्पॉट होता है, जो साइट होता है वो स्पेसिफिक होता है। ये वो साइट है, इस साइट को हम लोग बोलते हैं ओरल ग्रूव यानी कि गड्ढा। ये आपका गड्ढा लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, इसे हम लोग बोलते हैं ओरल ग्रूव। जब भी कोई फूड आएगा, मान लो कि कोई फूड आया, ठीक है, तो ये सिलिया के पास गया, सिलिया क्या किया, बोला कि आजा, और सिलिया क्या किया कि इसको मूवमेंट करा के फूड ग्रूव में डाल दिया। अब पैरामीशियम का फूड कहां चला गया, फूड ग्रुप में। अब ये क्या होगा, फिर चलाएगा इसका साइटोप्लाज्म। ये पैरामीशियम का क्या है, साइटोप्लाज्म है। आपको पता है कि ये सेल है तो इसके पास साइटोप्लाज्म तो होगा ही होगा। ओरल ग्रुप से फूड चला गया कहाँ, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, फूड वैक्यूल होगा। फूड वैक्यूल में क्या होगा, डाइजेशन। लाइक जैसे कि हमने अमीबा पढ़ा था, डाइजेशन हो रहा था, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा जा रहा था। तो यहाँ भी पैरामीशियम में जो फूड आ गया उसको तोड़ा गया, तोड़ के फिर से हम लोग क्या कर दिया, इसका हम लोगों ने इजेशन कर दिया। ठीक है बच्चों, तो पैरामीशियम में जो डाइजेशन होता है वो ऑलमोस्ट अमीबा के थ्रू होता है। बेसिक डिफरेंस ये है कि इसमें जो फूड आता है वो ओरल ग्रुप के थ्रू, यानी एक स्पेसिफिक स्पॉट से ही आता है। इसमें सिलिया मूवमेंट में हेल्प करता है, जो कि फूड पार्टिकल को ओरल ग्रुप में डालता है। बच्चों यहाँ पे आपको दो टर्म समझना बहुत जरूरी है। बच्चों आप देखिए कि अमीबा और पैरामीशियम में जो भी हमने न्यूट्रिशन की बात करी, जो भी डाइजेशन हो रहा था वो एक सेल के अंदर हो रहा था। इस प्रकार का डाइजेशन को हम लोग बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रा यानी कि अंदर, सेलुलर यानी कि सेल, सेल के अंदर डाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब यहाँ पे आप देखिए फूड आ रहा है और एक सेल के अंदर ही इसका डाइजेशन हो जा रहा है। इस प्रकार के डाइजेशन को क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। एग्जांपल आपको याद रखना है, अमीबा, पैरामीशियम। जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेशन होता है वो सेल के अंदर नहीं होता है, सेल के बाहर होता है। इस प्रकार डाइजेशन को बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी कि सेल के बाहर जो डाइजेशन होगा उसे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। हम लोग फूड खाते हैं, फूड हमारे माउथ से, इसोफेगस से स्टमक, इंटेस्टाइन में जाता है, यानी कि इसे बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमेन में ही डाइजेशन हो गया, फिर वहां से हमारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होकर वो ब्लड उसको सेल तक ले जाता है, फिर वहां पे उसका यूज होता है। यानी कि हमारे जो बॉडी में जो डाइजेशन हो रहा है वो सेल के बाहर हो रहा है। तो ह्यूमन में जो डाइजेशन हो है एक्स्ट्रा सेलुलर, और जो अमीबा, पैरामीशियम में जो डाइजेशन हो रहा होता है इंट्रासेलुलर। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है। तो बच्चों ये था आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा और पैरामीशियम। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप घर जाएं, एनसीईआरटी खोलें, एक एक लाइन को पढ़ें, एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, पूरी कोशिश की जाएगी आपके डाउट को क्लियर किया जाए। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, आसपास सफाई बना के रखेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।